घासी है और एक घासी उसकी कास्ट है, ये उसकी कास्ट है घासी। लेकिन सर देश का प्रधानमंत्री है, उसकी तो कुछ इज्जत होनी चाहिए। अब उसकी कास्ट ही घासी है तो क्या कहें उसको। एक अहम बात ये हो जाती है चौधरी साहब की, पिछली सरकार में भी आपके विभाग में जो मंत्री थे उन्होंने सरकार बनते कई सारे वायदे किए, आपने भी किया है, लेकिन जो पिछले कई सालों से जो पद रिक्त है अभी तक उसकी भरपाई ही नहीं हो पाई है प्रदेश में। कोटला, चूंकि आप बेदाग छवि के लीडर रहे हैं, कोई दाग आप पर नहीं रहा है, जब सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार खनन माफिया, भू माफिया, फोरलेन में हो रहे जो कार्य है उसमें धांधली अगर हो रही है तो किस नेता के इशारे पर धांधली हो रही है? जिस तरीके से गारंटियों की बात की जा रही है, आपको लगता है कि 10 गारंटी पूरी हो पाएगी? हमने ओल्ड पेंशन जो है वो लागू कर दी और सारे हिंदुस्तान में बवंडर खड़ा हो गया है। एक बड़ी पहलू सामने आ रही है कि युवा जो विधायक हैं आप उसको लेकर के डेनमार्क जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में दूध का उत्पादन और कैसे बढ़े। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? पर इतनी गाय ही नहीं हिमाचल प्रदेश में, जो है वो सड़कों पे घूम रही है। तो ऐसा भी बात बताइए, जो लगातार मौसम की बेरुखी है, वो जो गोबर खरीदने की बात किए थे अब सूख जा रहा है, फिर गोठा हो जा रहा है, फिर वो सूख जा रहा है, फिर बारिश हो रही है, गीला हो जा रहा है, तो ये सरकार कब खरीदेगी? तो गोबर बेकार हो रहा है सर। ये देखिए कि अभी नीदरलैंड से गोबर मंगाया। कांग्रेस से राहुल गांधी की सदस्यता क्या रद्द हुई? पूरे देश में कांग्रेसियों के अंदर एक भूचाल सा आ गया। अब लोग पुरानी से लेकर नई बातों को लेकर अब मीडिया के पास अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे और इसी क्रम में नई बनी सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को घासी तक करार दे दिया। क्या है पूरा मामला, ये हम उनसे बात करेंगे। और नया प्रभार जब से उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री का संभाला है, प्रदेश में उस विभाग को और किस तरीके से वो देखते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वाजिब बात है कि राहुल गांधी के प्रति जो षड्यंत्र रचा रहा है, आपके अनुसार कथित कहा जा रहा है उसको, उस पर व्यक्त तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन मोदी नहीं घासी है, मोदी तो समझ में आता है, घासी क्या होता है सर? देखिए वहाँ पर हर एक आदमी मोदी लिख लेता है, मतलब कोई मोदी कोई कास्ट नहीं है, पर्टिकुलर कास्ट। और ये इसकी असली कास्ट जो है मोदी की वो है घासी, तो घासी मोदी नहीं है। फिर इन्होंने एक प्रपंच जो है वो सारे हिंदुस्तान में चलाया। आपको पता है कि 34% पॉपुलेशन कर्नाटका में ओबीसी की है। तो इन्होंने ओबीसी के जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं भिन्न स्टेट्स के, उनको इकट्ठा करके पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन किया कि ओबीसी के लोगों के ऊपर जो है वो एक अत्याचार है और ओबीसी को जो है वो कांग्रेस नहीं चाहती है। मैं खुद ओबीसी हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ओबीसी के लिए क्या किया है, जो आप इतने हितैषी बनते हैं ओबीसी के। आप बताइए आपने ओबीसी के लिए क्या किया है? आप ये कहते हैं कि मोदी जो है वो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है ही नहीं, वो तो घासी है। घासी पता नहीं कि शेड्यूल कास्ट है, कौन सी की वहाँ की जात है, ये मोदी नहीं है। और जो राहुल गांधी जी ने अगर वो कर्नाटका में कोई अपनी स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें नहीं लिया। उसने कहा है कि गुजरात की जो मिट्टी है उसमें जो मोदी जो लिखते हैं अपने आप को, वो तो सारे चोर ही लगते हैं मुझे, ये उसने स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाई, ना उसके प्रकार इस प्रकार के कोई शब्द यूज़ किए। आप उसकी स्टेटमेंट को वर्बेटम पढ़ें तो उसने एक रेफरेंस दिया कि ये मोदी जो मतलब कर्नाटका में मतलब गुजरात की उस मिट्टी के ऊपर जो पैदा हुए हैं मोदी जो हैं, वो जो है वो ऐसे लगते हैं कि ये एक चोरों का टोला हो गया है। तो चोरों का टोला जो है वो कोई मोदी मुख्य प्रधानमंत्री को थोड़ा कहा, नरेंद्र मोदी जो है वो चोर है। उसके बाद तौल चौकसी जो है वो चोर है। जितना पैसा हिंदुस्तान के बैंकों का लूट करके वो विदेशों को लेके आज तक इस प्राइम मिनिस्टर ने उनके ऊपर क्या किया। बाकी स्टेटों के भी लोग बिजनेसमैन हैं, राजस्थान के लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन। वाई गुजरात, इसका मतलब है कि गुजरात के उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर इसका पूरा हाथ है और जितना वो लूट खसूट बैंकों से करना चाहते करें और पैसा लेकर के वो चले गए। किसी के ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ और बार बार मीडिया और प्रेस में ये कहा गया कि हमने
फॉरेन कंट्री से बात की है, उन देशों से बात की है, हम उनको रिपेट्रिएट कराएंगे, उनके ऊपर एक्शन प्रपोज करेंगे। आज तक कितनी रिकवरी हुई, कितने लोगों के ऊपर केस, विजय माल्या देख लो, नरेंद्र मोदी देख लो, और ये कहते हैं कि मोदी है। मुझे बताइए, पीलू मोदी जो है वो ओबीसी है? बड़े बड़े मोदी जो बिजनेसमैन है वो ओबीसी हैं? एक कास्ट जो है वो कास्ट भी नहीं है, वो तो एक तखल्लुस है। वो मोदी पीछे लिख लेते हैं, समझते हैं कि सारे गुजरात के लोग जो है वो ओबीसी हैं। आपको डर नहीं लगता कि कहीं भाजपा एक और एफआईआर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी ना चंद्र ना कुमार ना, को ये कर- गलत बात है। सब मोदी लिख लें तो सारे ओबीसी हो गए। नहीं, जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं मोदी नहीं, घासी है और एक, घासी उसकी कास्ट है, जिसकी कास्ट है घासी। लेकिन सर देश का प्रधानमंत्री है, उसकी तो कुछ इज्जत होनी चाहिए। अब उसकी कास्ट ही घासी है तो क्या कहें उसको? तो आज से पहले आपने घासी नहीं कहा। वो भी ओबीसी है ही नहीं, वो तो ऐसे है, तो उसको उसके लिए कुछ को बात थोड़ी उन्होंने की। सर चौधरी चंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सांसद भी रहे, 2004 से 2009 तक आप संसद में बैठे। आपको नहीं लगता कि ये बात उस वक्त क्यों नहीं निकाली गई? या उस वक्त तो ये था ही थे नहीं? तो जो जब 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 राहुल के प्रति लगातार जो एफआईआर दर्ज हो रहे थे, मैंने थोड़ा कहा इसके पहले तो लालू प्रसाद ने भी कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि ये ओबीसी नहीं है, ये घासी है। अच्छा, एक चीज और समझ में नहीं आती सर, राहुल गांधी जी के साथ इतनी बड़ी वाकया हो गई, हिमाचल में कांग्रेस ने कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया, अब सिर्फ प्रेस वार्ता करके सुर्खियों में आना नहीं, चाहे। ऐसी बात नहीं। हमने उस वक्त जो है वो अपना प्रदर्शन हमने किया, उसका हमने विरोध प्रकट किया। हम गवर्नर के पास भी गए। हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है उन्होंने मिलकर के सारे कांग्रेस के सदस्य जो है वो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया और गवर्नर को उन्होंने लिख करके दिया। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन आ गया। अब हम जो है वो जिला स्तर के ऊपर जो है वो इनको नंगा करेंगे प्रेस और मीडिया के समक्ष, और उसके बाद हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक लेवल के ऊपर रैलियां, प्रदर्शन, धरने करेंगे। संघर्ष क्यों, कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही? अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, माननीय न्यायालय के समक्ष जाके देखिए, अपील मेरी करनी बात चाहिए। सुनिए, कोर्ट ने फैसला दिया, उनको 2 साल की सजा दी। अब और कोर्ट ने उसको कहा कि आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते। इनको चाहिए था कि 30 दिन देखते कोई स्टे ऑर्डर मिलता या क्या कर। इन्होंने एक तरफ उसको एक्सपेल किया और एक तरफ डिसीजन है और दूसरे दिन ही उसको एक्सपेल कर दिया। और जो हमारे टीआरएचार्य हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के हमारे वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने लिखा कि स्पीकर जो है वो स्पीकर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सपेल इट, वो नहीं निकाल सकता। इसका केस जो है वो राष्ट्रपति को जाना चाहिए। वो सुमोटो स्पीकर ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। स्पीकर को तो सोच विचार करनी चाहिए। स्पीकर एक बार इलेक्ट हो जाता था, वो सभी का स्पीकर है, वो एक पार्टी विशेष का स्पीकर नहीं है। उसको रूल्स। कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के ज्वाली के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे भी हैं और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल जहां इतनी गारंटियों की बात हो रही है, उस 10 गारंटियों को आपके सामने लगातार कांग्रेस के पक्ष रखा जा रहा है, चाहे वो माननीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, या आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक ही क्यों ना हो। चौधरी चंद्र कुमार आज हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि जो बड़ी जिम्मेवारी विभाग की इनको मिली है, उसमें नई भर्तियां कब आ रही हैं, और पुराने जो आउटसोर्स पर अभी तक काम कर रहे हैं, जो अस्थायी नीति की मांग कर रहे हैं, क्या उस पर भी सरकार एक नजर डालेगी? चौधरी साहब, अक्सर जब सरकार बनती है, बजट सत्र भी चल रहा है, सबसे पहले बात आती है रोजगार की। आपके विभाग में पहले से ही बहुत सारे आउटसोर्स पे लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ठोस नीति ना पिछली सरकार बना पाई, चूंकि उस वक्त भी कैबिनेट मंत्री थे, ना अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने आई है कि जी हम अपने विभाग में इतनी नियुक्तियां करेंगे, चाहे जो पिछले आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई नीति लाएंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पे? आउटसोर्सिंग तो प्रोसीजर ही गलत है। इस बार कोई 135 ऐसी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग के ऊपर उन्होंने भिन्न डिपार्टमेंट में लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए नाम दो लोग हैं। ये तो एक ऐसी एजेंसी है जिसको हम लेबर सप्लाई मेड कहते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा फंड जो है, जो सप्लायर है, आउटसोर्सिंग का सप्लायर है, सबसे ज़्यादा फंड उसके पास जा रहे हैं।
अभी हमारे उप मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि आईपीएच विभाग में हम कोई और सोर्सिंग नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि पिछली सरकार ने, पिछला जो मंत्री रहे हमारे महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उन्होंने अपने ही चुनाव क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा आदमी आउटसोर्सिंग के ऊपर लगाए हुए हैं। तो ये आउटसोर्सिंग कोई प्रक्रिया अच्छी नहीं है। इससे जो है वो जब वो ठेकेदार जो है वो चला जाता है तो वो को टर्मिनेट हो जाते हैं, उनको भी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ठेकेदार चला गया तो जो बेचारे लगे हैं वो भी चले गए, जो पहले से आउटसोर्स पे काम तो कर रहे इसलिए हैं। जो आउटसोर्सिंग का ये प्रोसेस अपने विभाग को भी देख रहा हूँ, हमने भी बंद करना है। मैं इसके हक में नहीं। हम पहले उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पहले हम उसको लमसम पैसा देंगे, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको रेगुलर करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस कि वो आउटसोर्सिंग में लगे 20-22 दिन 15 साल आउटसोर्सिंग के ऊपर लगा रहे, उसके बाद जब वो ठेकेदार चला जाए, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो उसको भी हम टर्मिनेट कर दें, वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो ओवरेज होएगा, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगा। इसलिए हर विभाग में रिजल्टेंट वैकेंसीज हम देखेंगे कि इस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट है विभाग में। मान लो कि जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स बहुत हैं, उसके बाद हमारे पास वेटनरी के ग्रेजुएट्स बहुत हैं, उस तरह से हमारे पास जेई बहुत हैं, उस तरह से हमारे पास टेक्निकल के लोग हैं, फार्मासिस्ट बहुत हैं। तो हम पहले उनको तरजीह देंगे जो क्वालिफाइड लोग हैं। और उस डिपार्टमेंट कल को कोई प्रोजेक्ट आए, उसके अगेंस्ट अगर भर्ती भी हो तो उनको ये स्कोप रहे कि अगली बार हम कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलर भी हो जाएंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग में नहीं हो सकते। इसके लिए भी सरकार ने कोई नीति निर्धारित करनी एक अहम बात ये हो जाती है चौधरी साहब की पिछली सरकार में भी आपके विभाग में जो मंत्री थे उन्होंने सरकार बनते कई सारे वायदे किए, आपने भी किया है, लेकिन जो पिछले कई सालों से जो पद रिक्त है अभी तक उसकी भरपाई ही नहीं हो पाई है प्रदेश में। हमने सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को जो है वो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेटनरी है, सभी लाइन डिपार्टमेंट्स ये रिजल्टेंट वैकेंसियाँ बताओ कितनी हैं, और हम क्रमवार जो है वो उसकी भर्ती करेंगे। और हमारी कमिटमेंट है कि हम एक साल में 1 लाख सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को। अच्छा, इसी से रिलेटेड सवाल है चौधरी साहब हाँ। की, चूँकि वरिष्ठ नेता हैं आप, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठ अभी पूरे कैबिनेट मंत्री में आप ही हैं, पूरे पार्टी में भी आपको खास ध्यान रखा जा रहा है। क्या जिस तरीके से गारंटियों की बात की जा रही है, आपको लगता है कि 10 गारंटी पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, जो हमने 10 गारंटी ये की है उसको हम पूरा करेंगे। यही बताइए कि आपको क्या क्या देनी होंगी। हमने ओल्ड पेंशन्स जो है वो लागू कर दी और सारे हिंदुस्तान में बवंडर खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है जो उन्होंने तोड़ के बनाई है, वहाँ पर विरोध हो गया है। आज सीतारमन को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि मैं कमेटी बना रही हूँ ताकि ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। राजस्थान में हमने बहाल की है। ये सभी स्टेटों में इनको करनी पड़ेगी। और हमारी और राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की जो हमारी सोच है, इसके साथ इनको चलना पड़ेगा। एक बड़ी पहलू सामने आ रही है कि युवा जो विधायक हैं आप उसको लेकर के डेनमार्क जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में दूध का उत्पादन और कैसे बढ़े, किस तरीके से डेनमार्क, चूंकि डेनमार्क के पूरे देश का एक सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश है, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? पर इतनी गाय ही नहीं हिमाचल प्रदेश में, जो है वो सड़कों पे घूम रही हैं। ऐसे नहीं है। अप्रैल के पहले हफ्ते तक सभी ब्लॉकों के, गांवों की, महलों की ये दूध कमेटियां बन देनी चाहिए। चाहे महिला अनपढ़ है या गरीब है, वो सारी उस कमेटी की मेंबर होंगी। और पहले काम हम महलों से शुरू करेंगे। और जितनी डेयरी डेवलपमेंट का काम महिलाएं करती हैं, जेंट्स नहीं करते हैं, तो हम महलों को पहले इन्वॉल्व करेंगे, उनकी कमेटियां बनाएंगे और उस तरह से दूध के सेंटर्स बनाएंगे और हमारी गाड़ियां जाएंगी, उसको कलेक्ट करेंगी। और ये जो हमारा ढगवार वाला प्लांट है इसको अपग्रेड करेंगे। इसके लिए हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी जो है वो हमने जो है हायर की करनी है। इस प्लांट को हम जो है मॉडर्न टेक्निक्स में लाएं और जहाँ जहाँ हमारी पुरानी
ओल्ड गायें हैं, जैसे हमारी जो ओरिजिनल काउज हैं, उस एरिया को हमने अलग से आइडेंटिफाई करना है। जहाँ से में दूध आता है हाइब्रिड व उसको अलग करना है। आपके लाहौल और स्पीति में जो चूरू गाय है उनको अलग से आइडेंटिफाई करना है, और जो वहाँ पर उसको दूध को फ्रीज करेंगे और हम अपने प्लांट बनाएंगे। और ये जो पुरानी गायें हैं जो हमारी ओरिजिनल डोमेस्टिक काउज हैं उनका दूध और चूरू का दूध उसकी अलग से ब्रांडिंग करके जो गर्भवती औरतें हैं और बच्चियाँ उनके लिए देंगे। और दूसरा जो दूध होगा उसका पाउडर बनाएंगे, उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे, और इसको बड़े पैमाने को जैसे चॉकलेट बनती है, टॉफ़ीज़ बनती हैं, दूसरी इस प्रकार का इसको मल्टी मतलब वैल्यू एडेड मिल्क जो है वो बना करके हम मार्केट में, खुली मार्केट में, जिस तरह से अमूल है दूसरा, उसको भी हम खुद मार्केट में। चौधरी साहब एक बात बताइए, जो लगातार मौसम की बेरुखी है, वो जो गोबर खरीदने की बात किए थे, अब सूख जा रहा है, फिर गोठा हो जा रहा है, फिर वो सूख जा रहा है, फिर बारिश हो रही है, गीला हो जा रहा है, तो ये सरकार कब खरीदेगी? तो गोबर बेकार हो रहा है सर। ये देखिए कि अभी नीदरलैंड से गोबर मंगाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड से गोबर मंगाना शुरू किया। वो स्लरी बना करके पाइप में भेजेंगे और गुजरात में उसका प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए अभी तक भी सरकार ने, भारत सरकार ने उसका कोई फैसला नहीं किया है कि आप इतना गोबर हमारे यहाँ होता है तो आप नीदरलैंड से, क्योंकि जो नीदरलैंड का जो गोबर होगा उन गायों को उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगी। तो अभी सरकार ने इसके ऊपर फैसला नहीं किया, पर इनके एग्रीमेंट हो गए और उसका प्लांट भी गुजरात में लगाने जा रहे हैं। हम भी जो है वो अभी हमारा ये दूध की काम शुरू होगा, उसके बाद गोबर लेने की प्रक्रिया करेंगे और इसके जगह जगह प्लांट लगा के इसकी स्लरी ले करके इसको मिक्स अप करके इसको भी हम मैन्योरिंग बनाएंगे इसकी, और वो भी हम बाज़ारों में बेचेंगे। लोग किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, फ्लावरिंग करना चाहते हैं, देसी गोबर उनको मिलता नहीं, तो इसकी ब्रांडिंग करेंगे और ये भी आप मार्केट में देखेंगे। चलिए, चूंकि एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अब चौधरी चंद्र कुमार का जो कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो है ज्वाली। विकास की लगातार बातें सरकार करती रहती है, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस के विकास की, वो भी आजकल बात करने लगते हैं जो चुनाव हार जाते हैं। जीते हुए विधायक हैं, हम बात करते हैं पब्लिक कंप्लेन की। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में कोटला गांव से क्रॉस हो रहा है नेशनल हाईवे, 4 लेन की बात हो रही है सर। कोटला, चूंकि आप बेदाग छवि के लीडर रहे हैं, कोई दाग आप पर नहीं रहा है, जब सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार खनन माफिया, भू माफिया, फोर लेन में हो रहे जो कार्य है उसमें धांधली अगर हो रही है, तो किस नेता के इशारे पर धांधली हो रही है, किसके सह पर धांधली हो रही ऐसा नहीं है है? सर सवाल कंप्लीट कर लीजिए। और जब गांव के लोग जब आपके क्षेत्र के एसपी, डीएसपी के पास कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं होती है। अब सवाल यह है कि चूंकि आप बेदाग छवि के रहे हैं, आप कहेंगे जी मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सर, तो इतनी बड़ी धांधली किसके साथ पे हो रही है? मेरी ये आखिरी बात सवाल सुनिए है जी। कि ये जो 4 लेन्स की अलाइनमेंट हुई है जी। तो उसमें उन्होंने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जिनको स्लिप आते थे या मोड़ बहुत थे, एक्सीडेंट ज़्यादा होते, उसके लिए कुछ टनल्स उन्होंने प्रपोज किए हैं जी। और आपको हैरानी होगी कि कोटला में जो हमारे गरीब लोग थे जिनको 10-10 कनाल ज़मीन दी हुई है, आज उनको 3-3, 4-4 करोड़ रुपया जो है मुआवजा मिला है। जो ज़मीन बिल्कुल ऐसे थी जो कोई ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, उनको अलॉटमेंट दे दी, उनको सभी को कंपनसेशन ठीक मिला है। अब वो करते हैं, मैंने कहा कि आप कंपनसेशन लीजिए, अगर आपको कंपनसेशन जो है वो नहीं ठीक लगता तो अंडर प्रोटेस्ट लीजिए कि जो 2004 का एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया हुआ है, उस 2004 के एक्ट के को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट रेट के ऊपर आपको जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसमें बड़ी प्रोविजन है, आपके बच्चे को नौकरी का उसमें प्रावधान है, आपको रीसेटलमेंट करने का उसमें प्रावधान है, आपका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपका बीच से चला गया, कोई दुकान उखड़ गई है, नाई की दुकान उखड़ गई है, मुर्ची की उखड़ गई है, करियाने की उखड़ गई है, कोई भी दुकान, किसी भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो उनको दोबारा रिवाइव करेंगे। आप अंडर प्रोटेस्ट जो है वो ले लो,
अंडर प्रोटेस्ट तो आपको लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का काम रुकता नहीं, तो कंपनसेशन बढ़ते रहते हैं, इसमें कोई नहीं। अपील सर, करना ग्रामीणों का ये शिकायत है कि जो वहाँ से फोर लेन गुजर रहा है और फोर लेन पे जो काम हो रहा है, एक तो जो खड्ड है उसमें अवैध खनन हो रहा है और दूसरा फोर लेन में जो सुरंग बन रहा है वहाँ इस्तेमाल किए जाने वाला बालू जो रेता कहलाता है वो खड्ड का मटमैला और गंदा है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या कैबिनेट मंत्री और उस क्षेत्र के विधायक देखिए ध्यान देंगे इस ओर? मेरी बात सुनो, ये नेशनल हाईवेज है, वो हमारे इंस्पेक्शन में नहीं है, उसके लिए एक उन्होंने अलग से जो है वो एक इंजीनियर जहाँ लगाया हुआ है और वो इस नेशनल हाईवेज को देखता है। ये भारत सरकार के ऑब्जर्वर्स है, वो वहाँ लगे, कोई भी ऐसा कि गंदा फंदा रेता वो लगाते नहीं है और वो रिकॉर्ड टाइम के ऊपर उसको बना करके उनको देना पड़ेगा। जहाँ तक जो क्रशर्स वाले हैं उनका मटेरियल वो बुकाया उसको एग्जामिन करते हैं कि ठीक है ये नहीं है कि वो देर खड्डा है, बराल खड्डा है, लोग छोटा मोटा वहाँ से भी उठा लेते होंगे रेता बजरी। तो मैंने जियोलॉजिस्ट को कहा था कि हमारे इनको जो भी मटेरियल लेना है उसको स्पेसिफाई करके क्रशर से मटेरियल लगाएं और हमारे इनसे ना उठाएं, क्योंकि हमारे लोग छोटा मोटा काम धंधा करने वाले जो उठाते होंगे ट्रैक्टर टुक्टर लगा के जेसीबी वगैरह, उनको अपने मना कर दिया। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोदी ने ही घासी हैं इस बयान पर जो कि कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जो कि विधायक हैं ज्वाली क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश और के ओबीसी भी कैबिनेट नहीं, ये भी मंत्री ने यह कहा है कि मोदी नहीं घासी। अब देखना होगा कि उनका ये बयान पूरे देश और प्रदेश में क्या राजनीतिक रंग लाता है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नहीं, जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं मोदी नहीं